गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी। और अब हम लोग आज 19 मई के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉप 10 करंट अफेयर है वो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और सीएपीएफ के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप रिवाइज करते रहिएगा, जो पहले के करंट अफेयर हैं और जो आज के हैं। करंट अफेयर याद करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है कि रोज रिवीजन करना है। अगर आप रोज रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए रोज रिवाइज करना है। चलिए, पहला करंट अफेयर है यहाँ पर कि शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी योजना। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सिफारिश की है कि सरकार शहरों में बेरोजगारों के लिए एक गारंटीकृत रोजगार कार्यक्रम लागू करे और आय अंतराल को खत्म करने के लिए एक सार्वभौमिक बुनियादी आय योजना लागू करे। यहां पर बात की जा रही है कि जैसे शहरों में इनकम डिस्पैरिटी होती है, आय में अंतराल होता है, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ बहुत गरीब होते हैं, इनके लिए सरकार योजना लागू करेगी। कौन सी? यूबीआई, सार्वभौमिक बुनियादी आय, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। दूसरी बात की जा रही है कि शहरों में बेरोजगारों के लिए एक गारंटीकृत रोजगार योजना। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए 100 दिन का ग्रामीण मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है, उसी तरीके से शहरों में बेरोजगारों के लिए भी एक गारंटीकृत रोजगार कार्यक्रम लागू करने की बात कही गई है। यहां पे हमें समझना होगा कि यूबीआई क्या है। यूबीआई वो क्या है कि सार्वभौमिक बुनियादी आय, हर एक वयस्क को एक न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, एक न्यूनतम राशि दी जाएगी ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। अगर वह बेरोजगार है तो उसको थोड़ी बहुत इनकम मिल सके, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो और साथ ही साथ किसी गैर कानूनी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न ना हो। मान लीजिए कोई चोर चोरी इसलिए करता है कभी कभी क्योंकि उसके पास उसकी जरूरतें होती हैं। बहुत सारे लोग अपराध इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, रहने के लिए नहीं होगा, तो इस तरीके से वो चोरी और आपराधिक क्रियाओं में संलिप्त होते हैं। तो अगर उन सभी को एक मिनिमम इनकम दे दिया जाएगा तो वो ऐसी गलत गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, साथ ही वो प्रोडक्टिव होंगे, है ना। भारत एक सबसे ज्यादा युवा वाला देश है। अगर इस युवा को सही दिशा नहीं दी गई तो ये एक बम की तरह होगा, तो इसलिए सही समय पर ये योजनाएं लागू की जा रही हैं। भारत में असमानता की स्थिति की यहाँ पे बात करें तो शीर्षक वाली एक रिपोर्ट, यहाँ पे भारत में असमानता की स्थिति की एक शीर्षक की रिपोर्ट आई थी। उसमें कहा गया है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच श्रम शक्ति भागीदारी दरों में असमानता को देखते हुए मनरेगा जैसे मांग आधारित और गारंटीकृत रोजगार कार्यक्रमों के शहरी समकक्ष लागू किया जाना चाहिए ताकि अधिशेष श्रम का पुनर्वास किया जा सके। ठीक है, आप इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट मतलब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वही बातें पहले भी बोली हैं यहाँ पर कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा है, वैसे शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए एक कार्यक्रम लागू करने की बात की गई है। और यह किस पे बेस्ड थी? भारत में असमानता की स्थिति पर शीर्षक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बात की गई है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी को बढ़ावा देना और सार्वभौमिक बुनियादी आय को लागू करना दो विचार है जो आय अंतर को बंद करने में मदद कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मजदूरी को श्रम बाजार में समान रूप से वितरित किया जाए। यहां पर क्या मतलब है कि जो बहुत अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत अमीर होते चले जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब ही हैं, और वो कल भी मजदूर थे, आज भी मजदूर हैं और आगे आने वाली पीढ़ी उनकी भी मजदूर रहेगी। तो इस चीज को, इस जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें चल रही हैं, काम चल रहे हैं, उनको रोकने का काम भी यहाँ पे किया जाएगा और सार्वभौमिक बुनियादी आय को लागू किया जाएगा। साथ ही में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति के पास मिनिमम पैसा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बात की गई है आपको, जैसे कि अब मनरेगा के बारे में अगर कहा जाए तो मनरेगा जो है वो एक ऐसा कार्यक्रम है जो मांग आधारित गारंटीकृत रोजगार कार्यक्रम है एक तरह का। याद रखिएगा, मांग आधारित, डिमांड बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर पे। तो आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी लॉन्च किया गया है। यहाँ पे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक्स में 2 मेड इन इंडिया युद्धपोत आईएनएस सूरत और उदयगिरी लॉन्च किया है।
आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये उदयगिरी है और सूरत है। अच्छा, आईएनएस का मतलब इंडियन नेशनल शिप है ना, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। दोनों युद्धपोतों को नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है। आईएनएस सूरत के बारे में देखेंगे तो भारतीय नौसेना पोत है ना, इंडियन नेशनल शिप, इंडियन नेवल शिप, सॉरी इंडियन नेवल शिप यहाँ पे बात की है, इंडियन नेवल शिप। सूरत प्रोजेक्ट 15B में चौथा विध्वंसक पोत है, जिसका नाम पश्चिमी भारत के दूसरे सबसे बड़े वाणिज्यिक केंद्र के नाम पर रखा गया है। बता सकते हैं आप इसका नाम? सूरत। कहां पे है? गुजरात में। आईएनएस उदयगिरी के बारे में देखेंगे तो भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस उदयगिरी, जिसका नाम आंध्र प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है, जो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स, हथियारों और सेंसर फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज है। यह बेहतर सुविधाओं, उन्नत हथियारों और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों के साथ P-17 फ्रिगेट शिवालिक क्लास पर आधारित है। आप इसको याद रख लीजिएगा, ये सब चीजें इसके फीचर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। लेह लद्दाख में NIEL IT केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देखते हैं क्या है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र, लेह विस्तार केंद्र, कारगिल और हस्तशिल्प हथकरघा क्षेत्र के लिए IT सक्षम उष्मायान केंद्र का उद्घाटन किया है। बस आपको यहाँ पे याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म इसका पूछा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा फॉर्म जो है पूछा जाएगा, तो आप ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, है ना। और किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा फिर मैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। अनुच्छेद 70, चूंकि लेह लद्दाख का बात आया है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेह लद्दाख है तो अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था भारतीय संविधान से? तो 5 अगस्त 2019 को अनाउंस किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था। आपको बताते चले कि अनुच्छेद 370 जो है वो एक टेम्पोररी प्रोविजन था। कहां पे? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक टेम्पोररी प्रोविजन था। और इसमें कहा गया था, टेम्पोररी प्रोविजन का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त तो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन बोला गया था, संविधान निर्माताओं ने बोला था कि आगे चलकर इसको सरकार समय देकर इनको हटा देगी। ठीक है, तो टेम्पोररी प्रोविजंस हैं ये, इसीलिए इसको रिमूव करने की बात चलती रहती थी और फाइनली रिमूव कर दिया गया था। इसमें क्या था कि अनुच्छेद 370 में जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख। 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे, यूटीज बोलते हैं उनको, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और लद्दाख जो है वो भारत का सबसे बड़ा यूटी है, बिगेस्ट, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। यहां पे शासित प्रदेश, यहां पर केंद्र सरकार का शासन होता है, केंद्र सरकार का शासन होगा। ठीक है, चलिए एसएस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने अपना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। यहां पर अपना का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। वह 30 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में रिटायर हुए थे
सेवानिवृत्त हुए थे। मुंद्रा न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बीएसई के। बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में स्टैब्लिश किया गया था। और ये एशिया का, याद रखिएगा, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है। फिर आगे देखते हैं, भारतीय कपास परिषद का गठन की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध वयोवृद्ध कपास व्यक्ति सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। भारत में कपास उद्योग की बात करें अगर, तो सूती धागे और कपड़े का निर्यात भारत के कुल कपड़ा और परिधान निर्यात का कितना है? 23% है। 23% है। 2019-20 में भारत का कपास उत्पादन 170 किलोग्राम के 36.04 मिलियन बेलस था। जो कपास होता है ना, उसको बेलस से, उसका जो मापने का तरीका है बेलस है। 2019-20 के दौरान सूती धागे, सूती कपड़े और हथकरघा उत्पादों का निर्यात 10.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, कपास के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे जानिएगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश जो है वो कॉटन का एक अच्छा उत्पादक है। बांग्लादेश पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था आजादी से पहले, लेकिन वो पाकिस्तान में चला गया था और अब बांग्लादेश बन गया है। पाकिस्तान में भी कॉटन उगता है और भारत में भी। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। एलजी का मतलब उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, तो कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर विधानसभा है, और जहां पर भी विधानसभा है तो वहां पर मुख्यमंत्री है। आपको थोड़ा सा मैं यूटीज के बारे में बताता चलता हूं। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है यहां पे केंद्र का शासन होना, मतलब संघ का शासन होना। केंद्र का मतलब प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहां पर काम करेंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेगा। केंद्र शासित प्रदेश होगा। अब केंद्र अपना एक एजेंट नियुक्त कर देता है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के बिहाफ पर यहाँ पर काम करता है। जैसे हर स्टेट में गवर्नर होते हैं, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। तो अभी अनिल बैजल जो थे वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। तो बात यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल किसको अपना इस्तीफा देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसे अपॉइंट कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ही अपना ये इस्तीफा देते हैं। नजीब जंग के अचानक इस्तीफे के बाद सितंबर 2016 में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी का एलजी नियुक्त किया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं, पीयूष गोयल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की गई है। वाणिज्य, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि पीयूष गोयल कौन है। ठीक है, तो वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक आयोजित की अध्यक्षता की है। यहाँ पे याद रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप क्या है? नई नई कंपनियां, इनोवेशन बेस्ड जो कंपनियां होती हैं उनको बढ़ावा देना है। गोपाल विट्ठल फिर बने हैं भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ। ठीक है, ये 2028 में तक रहेगा। 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अभी फिलहाल ये एमडी और सीईओ पहले से ही थे। फिर देखते हैं भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल। भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1995 में भारत में हुई थी।
S&P ने 2022-23 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसके लिए, S&P ने 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.3% कर दिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर इसका फुल फॉर्म है, स्टैंडर्ड एंड पुअर एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो ग्लोबली कंपनियों को, मतलब कंपनी को देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको प्रिडिक्ट करती है कि आने वाले साल में उसकी ग्रोथ कैसी होगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसी होगी। तो मान लो कि यूएसए की एक कंपनी है, उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो वो S&P के रेटिंग्स को देखेगी कि भारत में जो इन्वायरमेंट है, माहौल है एक नया बिजनेस शुरू करने का, वो कैसा है, वो रेटिंग के हिसाब से होगा। तो देखते हैं, मान लो एक बिस्किट की फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित करेगा कौन, अमेरिका की एक कंपनी। अब वो ये देखेगी कंपनी कि S&P क्या कह रही है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, क्या यहाँ पर डिमांड है बिस्किट की, मतलब डिमांड बिस्किट की तो नहीं, लेकिन बोलेगी कि क्या इंडियन इकोनॉमी में डिमांड जैसी चीज है, डिमांड होगी तभी तो बिस्किट बिकेगा, डिमांड होगी तभी तो टीवी बिकेगा, डिमांड होगी तभी तो लैपटॉप बिकेगा। इसलिए S&P एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। S&P ग्लोबल रेटिंग बढ़ती मुद्रास्फीति और उम्मीद से अधिक रूस यूक्रेन संघर्ष पर चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.3% कर दिया है। याद रखिएगा 7.8% था पहले, अब 7.3% कर दिया है। S&P ने पिछले साल दिसंबर 2022-23 के वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था, जो 1 अप्रैल 2022 से 7.8% पर शुरू हुआ था। अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। मतलब अभी तब भी ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है 7.3, पहले 7.8 बोला था और अब 7.3 बोल रहा है, और कह रहा है कि अगले जब 23-24 में जाएंगे तो हमारी वृद्धि दर 6.5% रहने वाली है, मतलब और भी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध और कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के बाद, कमोडिटी का मतलब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से विभिन्न वैश्विक एजेंसियों ने हाल ही में भारत के विकास के अनुमान में कटौती की है। मतलब जितने भी विकास, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, S&P है, ये सब जो है मिलकर हर एक कंट्री की ग्रोथ रेट बताते हैं। खासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज पे ज्यादा फोकस रहता है क्योंकि यहीं पे कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। तो फिलहाल भारत के विकास अनुमान में कटौती की है, मतलब जैसे यहाँ पे 7.8 था, 7.3 गया, फिर 6.5 बताया है। अब इन्होंने देखते हैं आगे कौन किसने कितना बताया है। तो विश्व बैंक ने क्या कहा है कि 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी जो है वो 8.7% से, अलग अलग एजेंसियां अपना अलग अलग अनुमान देती हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि IMF ने या विश्व बैंक ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी बताई है, बस इतना पूछा जाएगा। और ये भी बोला जाएगा कि किसने, ठीक है, यहाँ पे विश्व बैंक भी अनुमान लगाएगा, वर्ल्ड बैंक वो IMF भी लगाएगा, S&P भी लगाएगा, नहीं वो भारत का RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगाएगा। तो सबका भी देख के ध्यान रखना है आपको। तो विश्व बैंक ने कितना बताया कि 8.7% से घटकर कितना हो जाएगा 8.2% कर दिया है। ADB ने कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोल रहा है कि 7.5% रहने का अनुमान लगाया है उसने। क्यों ऐसा है? क्योंकि RBI ने पिछले महीने कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच अपने पूर्वानुमान को 7.8% से घटकर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। मतलब 3-4 एजेंसियां हैं। RBI ने कितना कहा है 7.8 से 7.2 रहेगा। ADB क्या कह रहा है 7.5% रहेगा। विश्व बैंक क्या कह रहा है कि 8.7% से घटकर 8.2% हो जाएगा। S&P क्या कह रहा है, S&P कह रहा है कि 7.8% से घटकर 7.3% रह जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति को अगर हम एक वर्ड में कहें तो महंगाई, ठीक है, महंगाई को ही इकोनॉमिकल टर्म में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन, घबराने की जरूरत नहीं है बहुत। मुद्रास्फीति, मुद्रा मतलब करेंसी, स्फीति मतलब बढ़ना। फिर देखते हैं आखिरी हमारा करंट अफेयर है आज का। केंद्रीय
मंत्री जितेंद्र सिंह ने जारी किया आईएएस अधिकारियों की ई बुक सिविल लिस्ट 2022। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय भवन नई दिल्ली में ई पुस्तक सिविल लिस्ट 2022 जारी किए। बस इतना पूछा जा सकता है कि ये किसने जारी की है। तो जितेंद्र सिंह ने, ये कौन है? कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। पूछा जाएगा कि हो सकता है कि राज्य मंत्री की जगह वो मंत्री कर दे, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या है ये। यह भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। यह सिविल सूची का 67वां संस्करण है, ये इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ के रूप में अगर देखें, ई बुक के रूप में देखें तो दूसरा संस्करण है। ठीक है, आज हम लोग इतना करंट अफेयर रखते हैं। ये 19 मई तक का है ना। बाकी 20 मई का आपको कल सुबह फिर से वीडियो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, आज इतना रखते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, जिस तरीका कोई भी सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, जो आपके एग्जाम के लिए सही जरूरी हो। ठीक है, उतना पूछिएगा। चलिए आज इतना रखते हैं, बाय बाय।